प्रोनाउन चार्ट। ठीक है, प्रोनाउन चार्ट क्या है? प्रोनाउन चार्ट ऐसा चार्ट है जिसमें सारे प्रोनाउंस होंगे। जिसमें क्या होंगे? सारे प्रोनाउंस होंगे। ठीक है, तो इस चार्ट को जब आप याद कर लोगे तो आपको सारे प्रोनाउंस याद ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम आज प्रोनाउन चार्ट का स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में टेक्स्ट चार्ट करेंगे और उसके बाद में आपकी कक्षा 12 में जो आपका मूल टॉपिक है सिंथेसिस फ्रेजल वर्ब्स है ना, वो पढ़ेंगे। तो अब देखो प्रोनाउन चार्ट, अब आपने पढ़ा होगा प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। तो इसका फर्स्ट अपन लेते हैं सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है ना, सबसे पहले लेते हैं अपन पर्सन। ये आप फ्रांस बना लो आप पर्सन। उसके बाद में आप लिखो नंबर, पर्सन नंबर। उसके बाद में लिखो सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव केस। इसमें आप लिखो सब्जेक्टिव केस। उसके बाद में लिखो ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद में पॉजेसिव, पॉजेसिव केस। और उसके बाद में रिफ्लेक्सिव केस। ओके, तो ये किसी भी प्रोनाउन के 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो सब्जेक्टिव केस होता है, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस होता है, उसके बाद में पॉजेसिव केस होता है और उसके बाद में लास्ट में जो है वो रिफ्लेक्सिव केस होता है। समझ में आ गया? किसी भी प्रोनाउन के कुल 4 केस का मतलब हिंदी में केस मतलब अपने केस का हिंदी अनुवाद होगा, केस को हिंदी में क्या कहते हैं? वो केस अलग होता है ना। चलो केस को हिंदी में देखेंगे। तो एक सब्जेक्टिव रूप, आप एक बार इसको रूप याद कीजिए। सब्जेक्टिव रूप, ऑब्जेक्टिव रूप, पॉजेसिव रूप और रिफ्लेक्सिव रूप। ये 4 रूप होते हैं किसके? किसी भी प्रोनाउन के। किसी भी प्रोनाउन के कितने रूप होते हैं? 4 रूप होते हैं। अब ये 4 रूप कहाँ काम आते हैं? सेंटेंस के अलग अलग जो प्रकार होते हैं या प्रोनाउन सेंटेंस के जिस जगह काम आता है उस हिसाब से ये रूप काम आते हैं। ठीक है, अब पर्सन, सबसे पहले पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन लो, फर्स्ट पर्सन। इसको थोड़ा गौर से समझना, ये सारणी बनेगी। फर्स्ट पर्सन, फिर आ जाएगा नंबर, फिर आ जाएगा सब्जेक्टिव केस, फिर ऑब्जेक्टिव केस, फिर पॉजेसिव केस और फिर रिफ्लेक्सिव केस। इनका मैं हिंदी में उच्चारण बता देता हूँ, आपको कोई तकलीफ होती है तो हिंदी में उच्चारण लिख लो। सब्जेक्टिव, इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। केस यानी कारक, नाम आ जाता है। हिंदी में आप पढ़ते हो कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, है ना। तो इसमें केस का मतलब होता है कारक। तो सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव केस तो आप पढ़ लोगे। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म या ऑब्जेक्टिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव केस ये होता है पॉजेसिव केस और ये होता है रिफ्लेक्सिव केस, रिफ्लेक्सिव केस। ठीक है, अब सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, रिफ्लेक्सिव, पॉजेसिव ये क्या होते हैं, क्या काम होते हैं, इसको हम एक एक करके समझने वाले हैं। आपके आधे टेंसेस तो इसमें ही क्लियर हो जाएंगे, है ना। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट मैटर है या कोई भी पैराग्राफ है उसके अंदर सबसे ज्यादा कौन आता है? प्रोनाउन आता है। सबसे ज्यादा कौन आता है? प्रोनाउन आता है। एक बार नाउन आ जाता है उसके बाद में नाउन की जगह जो शब्द आते हैं वही प्रोनाउन होते हैं, है ना। प्रोनाउन इज द वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह काम आने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर? तो ये प्रोनाउंस है और प्रोनाउंस के 4 केसेस होते हैं। आपसे कोई भी पूछ ले कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, केस कितने प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन तो बहुत प्रकार के होते हैं लेकिन प्रोनाउन के केस 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्टिव केस, कर्ता कारक। हिंदी में इसको क्या कहोगे? कर्ता कारक, है ना। कर्ता रूप या कर्ता कारक, यानी कि जब कोई प्रोनाउन किसी कर्ता के स्थान पर आता है
ये सारे जो नाम हैं वाक्य में किसी प्रोनाउन के स्थान के आधार पर है। किसके आधार पर है? स्थान के आधार पर। जब कोई प्रोनाउन किसी वाक्य में सब्जेक्ट कर्ता की जगह आएगा तो उस जगह उसकी ये फ्रेज काम आएगा। जब कोई प्रोनाउन किसी वाक्य में कर्म के स्थान पर आएगा, है ना, उस वक्त ऑब्जेक्टिव रूप आ जाएगा, कर्म कारक। जब कोई पॉजेसिव फॉर्म, यानी कि पॉजेसिव का मतलब होता है स्वामित्व, हक, अधिकार, है ना, पॉजेसिवनेस। तो जब कोई पॉजेसिवनेस बतानी पड़ती है, जैसे दिस इज माय पेन, दिस इज माय पेन, पेन से पहले कौन लग रहा है? माय लग रहा है ना। दिस पेन इज माइन, तो माइन आगे हम करेंगे। माइन जो है वो प्योर प्रोनाउन है, और माय पेन यानी कि माय लगा है, माय पॉजेसिव फॉर्म है किसका? आई का, है ना, सब्जेक्टिव आई होगा ना, अभी देखेंगे हम। और उसके बाद में रिफ्लेक्सिव, माय सेल्फ। तो हम एक एक करके इसको पहले समझते हैं। फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, और एक होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। कितने पर्सन होते हैं कुल? 3। पता है आपको? यस। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 पर्सन होते हैं। अब पर्सन किसको कहते हैं? देखो, इसको प्रोनाउन चार्ट या पर्सन चार्ट दोनों ही कह सकते हैं। थोड़ा ध्यान से समझना, प्रोनाउन चार्ट और पर्सन चार्ट एक ही चीज है, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ठीक है ना, समझो आप? पर्सन किसे कहते हैं? इंग्लिश में पर्सन को क्या कहते हैं? पर्सन यानी व्यक्ति। एक तो पर्सन यानी व्यक्ति हो गया। एक यहाँ पर पर्सन का मतलब है वाक्य के हिसाब से पर्सन। ठीक है ना। अब देखो, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? ये क्लियर, आप थोड़ा गौर से सुनना। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई। फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, ध्यान देना, जो बोलता है, या फिर अगर वो ध्वनि के रूप में नहीं बोलकर वो किताब में लिखता है, लिखने वाला लेखक या जो वाक्य को लिखता है, एक ही पर्सन होता है, एक ही व्यक्ति होता है ना। यानी कि जो बोलता है या लिखता है वो होता है फर्स्ट पर्सन। अभी मैं बोल रहा हूँ, आपको इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर बता रहा हूँ, वो क्या है? मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। आप सुन रहे हो, आप क्या हो? सेकंड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो क्या है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, है ना। तो जो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, बोलने वाले को सुनने वाला सेकंड पर्सन, और बाकी पूरी दुनिया थर्ड पर्सन। क्लियर? पर्सन का मतलब समझ में आ गया? ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है ना। और ये हिंदी में भी होता है, हर लैंग्वेज में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। क्लियर? अब देखो, फर्स्ट पर्सन में इंग्लिश में होता है आई। ठीक है। अब नंबर किसको कहते हैं? वचन। नंबर यानी वचन। कितने होते हैं वचन? 2। हिंदी और इंग्लिश में 2 होते हैं। एक होता है सिंगुलर, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर यानी एक वचन, यानी कि जिसमें जो बोलने वाला, अब फर्स्ट पर्सन की बात कर ले तो बोलने वाला ही होगा। सिंगुलर यानी एक वचन, और प्लूरल यानी बहुवचन, एक से ज्यादा। ठीक है। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन 3 वचन होते हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में केवल 2 ही होते हैं। अगर एक है तो वो सिंगुलर, एक से ज्यादा है तो प्लूरल। क्लियर है? ओके। अब है यस सर, है ना, ऐसे बोलना आपको। अब है सिंगुलर। अब फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर कौन होता है? आई। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है आई। आई मीन्स मैं मीन्स जो बोल रहा है, जो बोल रहा है ना, वो फर्स्ट पर्सन है। अब देखिए, इसका प्लूरल क्या है, बहुवचन क्या है? आई का बहुवचन वी यानी हम। इसका मतलब क्या है? ये जो बोल रहा है ना, वो सारों को ग्रुप में साथ लेकर बोल रहा है, या सारे साथ में बोल रहे हैं। 2 सिचुएशन बनती है। एक तो बोलने वाला सिंगल बोलता है उनको साथ में लेते हुए, और एक सारे बोल देते हैं, है ना। तो वो दोनों ही कंडीशन में वी जो है वो प्लूरल होता है। ठीक है। अब ये जो केस है, सब्जेक्टिव केस है ना, ये कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्ट के स्थान पर आने वाले केस है। प्रोनाउन के सब्जेक्ट के स्थान पर आने वाले केस है। अब मान लो वाक्य के शुरुआत में अमूमन क्या होता है, वाक्य के शुरू में जो अपना जो
होता है ना एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस दो होते हैं ना। तो एक्टिव वॉइस के अंदर वाक्य के शुरुआत में कर्ता आता है। शुरुआत में कौन आता है? कर्ता यानी कि सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट कब आता है? वाक्य के एकदम शुरुआत में आता है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस से ज्यादा एक्टिव वॉइस चलता है ना। तो वाक्य के शुरू में ये फॉर्म आएगी, आपको फर्स्ट पर्सन की, आपको आई मिलेगा और वी मिलेगा, है ना। जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। आई कहाँ आया? एकदम शुरू में आया ना, है ना। तो ये शुरू में आ गया, इसका मतलब वो कौन सा फॉर्म है, कौन सा कैसे? सब्जेक्टिव कैसे है ना। और वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। वी कहाँ आया? पहले। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर आया है, इसलिए वी क्या है? सब्जेक्टिव है। वी सब्जेक्टिव है, इसलिए सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। अब वी बहुवचन है, इसलिए इसकी जगह आर आ गया, है ना। वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अब ऑब्जेक्टिव केस, आई, अगर मान लो जैसे मैं आपको एक वर्ड बोलता हूँ, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश टॉपिक्स, तो यू, आई, फिर एम, फिर टीचिंग, फिर यू, तो यू का स्थान कौन सा? सब्जेक्ट का है क्या? नहीं, ऑब्जेक्ट का। अच्छा, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, थोड़ा क्लियर कर लो। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, इसको आप लिख लो, इसको आप लिख लो, मैं बोल देता हूं, लिखो। कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव, कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसे कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस पर कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट, हिंदी में कहते हैं कर्म, इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, है ना। कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। कर्ता कौन होता है? डूअर, हु इज सब्जेक्ट। वाक्य में देखो, सब्जेक्ट जो होता है तो ये तो वाक्य संरचना के हिसाब से उसके स्थान का नाम सब्जेक्ट है। हकीकत में कौन होता है? किसी भी एक्शन को कोई डूअर करता है ना, कोई काम करने वाला करता है किसी एक्शन यानी कार्य को, तो कोई भी कार्य होता है वो क्या हो गई? क्रिया। कोई कार्य होता है वो क्या हो गई? क्रिया। और क्रिया को करने वाला कौन हो गया? सब्जेक्ट। क्लियर? तो जब कोई क्रिया, कोई सब्जेक्ट, जब कोई सब्जेक्ट कोई क्रिया करता है तो उसका प्रभाव किसी न किसी पर तो पड़ता है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका प्रभाव आप लोगों पर पड़ रहा है, आप ऑब्जेक्ट हो गए। मैं क्या हूँ? डोनर, मैं दाता हूँ, दे रहा हूँ, और आप क्या कर रहे हो? ग्रहण करने वाले हो, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिया को ग्रहण करता है, ऑब्जेक्ट क्या करता है? क्रिया को एक्सेप्ट करता है, क्रिया ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है, क्रिया का प्रभाव, ठीक है। और सब्जेक्ट से क्रिया प्रसारित होती है। अब देखो ऑब्जेक्टिव केस, अब आई है, आई का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा मी, आई का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा मी, आई का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा मी, मी यानी मुझे, मी यानी मुझे। एक वाक्य बोलता हूं मैं, जैसे आप बोलते हो प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज गिव मी, सीधा सा है, क्रिया के बाद में आता है ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में क्रिया के बाद में जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। गिव, प्लीज, प्लीज तो रिक्वेस्टिंग वर्ड है, उसके बाद में गिव, गिव यानी देना, क्रिया आ गई ना, गिव यानी देना। गिव मी, मुझे दो, है ना, तो मुझे दो। यहाँ आई नहीं आएगा, प्लीज गिव आई, ऐसा कभी सुना है क्या आपने? क्यों? क्योंकि इसका स्थान चेंज हो गया। पर्सन वही है, देखो फर्स्ट पर्सन ही है, पर्सन वही है, फर्स्ट पर्सन है, लेकिन यहाँ ये करने वाला है, यहाँ ये क्रिया को ग्रहण करने वाला है, ध्यान देना। यहाँ ये क्रिया को खुद करता है और यहाँ क्रिया को कोई और कर रहा है और उसका प्रभाव उस पर पड़ रहा है, ये ग्रहण कर रहा है उस क्रिया को, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। मी यानी मुझे, या मुझे होगा मी का, है ना, मुझको, ऐसा भी हो सकता है। हिंदी में दो तीन तरह से हो सकता है, मुझको भी हो सकता है, मुझको तो, हालांकि ये बोलचाल में इसका ऑपोजिट मुझे ही है। अब पजेसिव, पजेसिवनेस किसको बोलते हैं? पजेसिवनेस, हक, अधिकार, हक, है ना, अधिकार, स्वामित्व, ओनरशिप, ओनरशिप, मालिकाना हक, है ना। इसको सिंपली आप हक कह दो, अधिकार कह दो, स्वामित्व कह दो, कुछ भी कह दो, है ना। ये अधिकार बताएंगे, ये क्या बताएंगे?
अधिकार बताएंगे। मेरा है, तुम्हारा है, उसका है, मेरे भाई का है, मेरे पिताजी का है, मेरी माता का है ना, मेरी सिस्टर का है, यानी कि उस पर कुछ अधिकार या हक या स्वामित्व होगा। तो ऐसे जो केस होता है जो पॉजेसिव का, इसको हम पॉजेसिव केस बोलते हैं। ये भी किसका होता है? प्रोनाउन का होता है। अब एक चीज थोड़ा सा और लिख लो आप, इसके बीच में एक वो डाल दो। इसके दो पार्ट हो जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है ना। पॉजेसिव केस के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। पॉजेसिव के दो होते हैं, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है ना। इसके दो पार्ट हो जाएंगे। एक पार्ट होता है वो तो होता है पॉजेसिव, तो आप ऊपर समझ ही लोगे। एक होता है एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसको बोलना है पॉजेसिव एडजेक्टिव। एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। ये पॉजेसिव प्रोनाउन, सर ये दो पोस्ट किसके अंदर ही बनाना है? हाँ बना। अब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ देखो ये लाइन चल रही है। अब इसका तो हो जाता है माई, माई यानी मेरा, माई यानी मेरा। अब देखो माई के बाद हमेशा नाउन आएगा, माई के बाद में हमेशा क्या आएगा? नाउन आएगा, ठीक है ना। अब आपने सुना है कि माई पॉजेसिव एडजेक्टिव क्यों है, मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद में लिखो माइन। कभी सुना है क्या माइन? एम आई एन माइन, माइन यानी कि मेरा होता है, मेरा, ठीक है। लेकिन इस माइन के अंदर क्या है? मेरा, माइन का वास्तव में अर्थ होता है माई प्लस कोई नाउन। माइन का वास्तव में अर्थ क्या होता है? माई प्लस कोई नाउन। इसका अर्थ ऐसा ही निकलता है। अब इसको हम समझेंगे, है ना। अब रिफ्लेक्सिव केस, रिफ्लेक्सिव नाम से ही पता करता है, हिंदी में इसको बोलता है निजवाचक सर्वनाम। पढ़ा है क्या कभी? निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। निज किसको बोलते हैं? खुद को, स्वयं को, निजवाचक सर्वनाम, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन। जैसे मान लो कोई प्रकाश है, प्रकाश किसी पर मान लो जाता है फिर वापस परावर्तित होता है ना, उसी तरीके से निजवाचक सर्वनाम है, उसमें क्या होता है? कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव पुनः कर्ता पर ही पड़ता है। अभी हमने पहले पढ़ा था कि कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है, अभी पढ़ा था ना ऑब्जेक्ट में। लेकिन रिफ्लेक्सिव केस में क्या होगा? कर्ता क्रिया करेगा और क्रिया का प्रभाव तो पड़ना ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट कौन होता है? जो करता है वही ऑब्जेक्ट भी होगा और सब्जेक्ट भी होगा, तभी तो उस पर वापस आएगी क्रिया का प्रभाव। वापस किस पर आएगा? कर्ता पर ही आएगा। जो क्रिया को करेगा उस क्रिया का प्रभाव उसी पर पड़ेगा। उस कंडीशन में बोलते हैं हम माई सेल्फ। उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? माई सेल्फ। हिंदी में इसका तो जाएगा मेरा स्वयं का, या स्वयं के अर्थ में, स्वयं के अर्थ में, स्वयं के अर्थ में, मेरा स्वयं का, मेरा, है ना, इस टाइप से। यानी कि रिफ्लेक्शन, क्रिया का प्रभाव पुनः कर्ता पर पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में वो होगा निजवाचक सर्वनाम। हिंदी में इसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं और इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो चारों केसेस के बारे में आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? हाँ, नेक्स्ट हम ले रहे हैं इसका प्लूरल। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर हमने पढ़ लिया था, जो था आई, जिसका सब्जेक्टिव केस था आई, ऑब्जेक्टिव था मी, पॉजेसिव में एडजेक्टिव था माई और पॉजेसिव में प्रोनाउन था माइन, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव में था माई सेल्फ। चारों समझ में आ गए? बस शुरुआत होगी अच्छी, अब बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ले लो वी। वी यानी हम, वी यानी हम। तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा हिंदी के हिसाब से बताओ? हमें, है ना, ठीक है ना। वी का क्या होगा? अज, अज यानी हमें, ठीक है। वी यानी स्वयं के अर्थ में, स्वयं के अर्थ में या अर्थों में, या मेरा स्वयं का, ऐसा नहीं होना, मेरा स्वयं का, ठीक है, मेरा स्वयं का। सीधे बैठो। अब देखो अज यानी हमें। अब इसका पॉजेसिव क्या होता है बताओ? वी का पॉजेसिव आवर। वेरी गुड, अभी बोली थी ये लड़की आवर, ओ यू आर, आवर। आवर यानी क्या होता है हिंदी में? हमारा, हमारा। क्लियर? यस सर।
सर। अब देखो यहाँ पर ये टॉपिक थोड़ा आपके समझ में लग है। अवर यानी हमारा होता है और अवर्स यानी हमारा होता है, ठीक है। अवर जो है वो एडजेक्टिव है और अवर्स है वो क्या है, प्योर प्रोनाउन है। इसको प्योर प्रोनाउन भी बोलते हैं। जो पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो प्योर प्रोनाउन होते हैं। अवर्स, ओ यू आर एस, अवर्स। अवर्स में क्या होता है, अवर प्लस नाउन होता है, अवर प्लस नाउन होता है। यानी कि इनडायरेक्टली इसका अर्थ तो ऐसा बनता है, लेकिन बोलते हैं तो इसको अवर्स है। अवर्स यानी हमारा, अर्थ इसका भी हमारा ही होता है। अब यूज जब हम सेंटेंस में इनका प्रयोग करेंगे तो आपको अवर और अवर्स में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसका क्या होता है, आवर सेल्फ। बहुवचन में सेल्फ लगाते हैं, है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर सिंगुलर में तो सेल्फ लगाते हैं, SELF, और प्लूरल में सेल्फ लगाते हैं, आवर सेल्फ। यानी कि हमारा स्वयं का, हमारा स्वयं का, हमारा स्वयं का। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, ठीक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और शुरुआत में आपको ये समझ में आ जाएगा तो आगे आपकी हर कंटेंट क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट लो, सेकंड पर्सन। कौन होता है सेकंड पर्सन? यू। वेरी गुड मंजू, शाबाश। अब यू, है ना, यू यानी आप। यू यानी आप। आज तुम खांचो गए थे लगभग। यस सर। ठीक है, तो कल आज पढ़े चुके टेस्ट है, ठीक है। यस सर। आ जाओ आगे। यस, योर वॉइस इज रिकॉर्डिंग नाउ, ठीक है। अब है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू यानी आप। अगर आपसे बड़ा है तो आप, और छोटा है या बराबर का है तो तुम, है ना। और सब्जेक्टिव केस, सॉरी यहाँ पर अपने इसमें सब्जेक्टिव में लिखना है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। आवाज नहीं करता है, आवाज बिल्कुल नहीं करता है। अब देखो ये सिंगुलर, ठीक है, और इसका एक ले लेते हैं प्लूरल। एक वचन, बहुवचन। एक वचन में यू आ जाएगा। यू का मतलब वही आप और रेस्पेक्ट एंड तुम, ये बराबर वालों के लिए या छोटों के लिए, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? यू का ऑब्जेक्टिव यू यानी आपको या तुम्हें, आपको या तुम्हें। लिखते जाओ, याद करते जाओ, ठीक है। अब पॉजेसिव केस, पॉजेसिव में क्या आ जाएगा? योर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं योर। इसका सही उच्चारण क्या है? योर आधा रे, योर, ठीक है। योर नहीं होता, योर मीन्स आपका, योर मीन्स आपका या तुम्हारा, ठीक है। और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है योर्स। इसे यू प्लस Yours. नाउन लिख सकते हैं ना, YOURS, योर्स। यू प्लस नाउन, यू प्लस छुपा हुआ नाउन, जो पहले नाउन, देखो सब्जेक्ट कोई भी सेंटेंस आएगा ना, पहले उस नाउन का नाम आ जाएगा, हाँ, उसका जिक्र हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट में इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, यानी कि पहले जिसकी चर्चा हो गई है उसमें उस नाउन का जिक्र हो गया, फिर उसको वापस उस नाउन के लिए जो प्रोनाउन यूज करते हैं ना, वो योर्स होगा। तो उसका अर्थ हो जाएगा यू और प्लस जो नाउन आया है वो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव में आ जाएगा योरसेल्फ, तुम्हारा समय का या फिर है ना, आपका समय। आपका स्वयं का, तुम्हारा स्वयं का। वेरी गुड, तुम्हारा स्वयं का। आप बहुत अच्छा ग्रहण कर रहे हो, ठीक है ना। थैंक यू सर। अब नेक्स्ट है प्लूरल। तो ये सिंगुलर समझ में आ गया आपको? यस वाई सर। यू मींस आप या तुम। इसका ऑब्जेक्टिव भी यू होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है योर, और पॉजेसिव प्रोनाउन होता है योर्स, जिसमें नाउन का जिक्र पहले से हो रखा होता है। और इसमें आप ये ध्यान रखना, थोड़ी सी मिस्टेक होती है यहाँ पर विद्यार्थियों के, कि सिंगुलर होता है तो सेल्फ आएगा और प्लूरल होता है तो सेल्व्स। क्लियर? अब हम चलते हैं प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लूरल की तरफ। सेम टू सेम आएगा, आपके कोई फर्क नहीं आएगा, बस वो आपका सेंटेंस बताएगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल, वो सेंटेंस में पता चलेगा। इसके अंदर यहाँ पर कोई पता नहीं चलेगा, सब कुछ सेम चलेगा, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को छोड़कर, ठीक है। तो आप लिख लीजिए यू मीन्स आप, ऑब्लिक तुम,
इसका ऑब्जेक्टिव भी वही यू, यानी कि आपको या तुम्हें, तुझको, कुछ भी कह सकते हो आप। और इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है योर, वो सेम टू सेम योर, योर यानी आपका, थोड़ा उच्चारण का भी ध्यान रखना होगा। हाँ सर। और इसके बाद में है योर्स, YOURS, योर्स। योर्स मीन्स इसका हिंदी नहीं है, वही आपका या तुम्हारा, ठीक है। इसमें अर्थ जो आ जाएगा वो है यू प्लस नाउन, ठीक है। इसमें सैलरी जाएगा ये Yes. प्रश्न। और उसके बाद में है योर सेल्फ, योर सेल्फ होता है, ठीक है ना। Yes. एल बहुत ही साइलेंटली बोला जाता है, बहुत ही छोटा बोला जाता है, हल्का सा। सेल्फ आधा एल होता है, योर सेल्फ यानी कि आप स्वयं का, तुम्हारा स्वयं का, आपका स्वयं का, स्वयं के अर्थों में आता है ये, ठीक है। स्वयं के अर्थों में आता है, क्लियर। खुद के बारे में बताने के लिए, यानी कि कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा, खुद कर्ता पर ही पड़ेगा। जो काम वो कर रहा है उसी पर पड़ेगा। उस कंडीशन में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, क्लियर है। यस सर। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पर्सन की तरफ। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, थर्ड पर्सन को हम अलग से समझेंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन में बहुत सारे लोग होते हैं। थर्ड पर्सन में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है ना। ही और उसकी जेंडर शी, है ना। फिर इट, फिर दिस, फिर देट, फिर वन, है ना। इस टाइप से तो उसकी लिस्ट लंबी है। पहले आप इसको एक बार आप उतार लीजिए। कर लिया सर। उतार ले सर।